हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। के टाइम होती थी, कितने लोगों की जमीनें खा गए। 92,000 एकड़ की CLUs हुई आपके टाइम में, वो कहाँ गई? आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। इनको कहें मुझे डिस्टर्ब ना करें। अगर ये डिस्टर्ब करेंगे, देखिए ये ठीक तरीका नहीं है। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, इनको कोई दिक्कत है बाद में बोल ले। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। 1 मिनट अभी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंवरपाल जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने एक मॉडल संस्कृति विद्यालय मेरे गांव में खोलने का काम किया। आप बैठो तो सही। मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। आप काले कानूनों का नाम ही बता दो बहन जी, तीनों का। ऐसे देख के ना बताओ, आप तीनों का नाम बताओ। आप पता चल जाएगा कितने हितैषी हैं। आप बिना पढ़े नाम बता दो तीनों का। ये आपस की डिबेट मत तीनों का नाम बता दो बिना पढ़े। बैठो आप 3 कानूनों का नाम बता दो बिना पढ़े। आप 3 कानूनों का नाम बता दो बिना पढ़े। आप बैठे। ये केवल बोलना जानते हैं, थूको और भागो। ये कांग्रेस की राजनीति रही है, थूको और भागो। नाम बता दें। जब आपका नंबर आए तब बता देना। ये हिमायती बनते हैं। आपका नंबर आए तब बोल देना। आप बैठिए प्लीज। आप उपाध्यक्ष मुझे नाम भी नहीं पता। ये नाम बता दें 3 कानूनों का बिना पढ़े। असीम जी, आप मैं सिर्फ बाइंड अप कर चुका असीम जी। हूं। मैंने बाइंड अप कर दिया, लेकिन ये तीनों कानूनों का नाम बता दे। क्या क्या कह रहे हो आप लोग? आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जो 3 कानूनों का नाम बता दें। जो ऐसी अगर कोई भी बात कहे तो वापिस निकाल दी जाएगी। बिना पढ़े नाम बता दें। ऐसे आप बैठिए। आप बैठो। आप बैठो तो सही। ये तीनों कानूनों का नाम बता दें। आप बैठो। आप बैठिए। आप अपने ये जो शब्द बोला वो डिलीट कर दिया जाएगा। आप बैठो। कोई भी सर, मैंने अगर इस टाइप के शब्द नहीं बोला वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। शब्द नहीं बोला कोई। मैंने कोई अनपार्लियामेंट्री जो आप कह रहे हो, जो मैंने कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं बोला। रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आप बैठिए। सर, 3 ना कानूनों का नाम बता दें। नाम मैंने कह दिया। मैंने ये कह दिया बत्रा जी कि जो वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आप इस चीज की माफी मांगे। माफी आप मांगो। गीता जी, किसानों को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले, उनकी जमीनें वाले, आप सीटों पर तो बैठो। नाम के ऊपर व्यापार करने वाले आप लोग किसानों के हत्यारे हो। आप सीटों पर तो बैठे। आप अपने 10 साल के शासन की माफी मांगो। यूपीए के अंदर कितनी आत्महत्याएं हुई, आप माफी मांगो। असीम जी, सर, मैंने तो बाइंड अप कर दिया है। मैं तो नाम पूछ रहा हूँ, तीनों कानूनों का नाम बता दें। आप अपना कंप्लीट करें। ये बहन जी, ये कोई बात नहीं। ये नहीं, आप उधर बैठे। शकुंतला जी, आप उधर बैठे। ये कोई तरीका नहीं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। उन्होंने ये कोई भी शब्द बोला रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। क्या सारी बोल रहा हूँ जी मैं तो। आप जवाब देने की स्थिति में नहीं। नाम बता दो बिना पढ़े। आप असीम जी, आप सर, मैंने बाइंड अप कर दिया है। लेकिन आप बैठो। चलो, मैं पुनः आदरणीय हो गया जी आपका। बैठिए आप प्लीज। बैठो। श्रीमती प्रेम चौधरी जी, आप बोलिए। अध्यक्ष जी, अब मेरे को बोलने दो। गीता जी बैठो। आप रिकॉर्ड में नहीं गया वो। अध्यक्ष जी, गवर्नर के गोगी जी, आप बैठ जाइए। आप बैठे। अध्यक्ष जी, गवर्नर साहब के अभिभाषण जब पढ़ा जा रहा था तो ऐसे आभास हो रहा था जैसे बागों में बहार है। प्रदेश की विकास और जन कल्याण के अंदर जो है उसके अंदर भी पूरा बयार है। लेकिन ये सत्ता पक्ष का जो नैरेटिव है, इसको सिरे से मैं नकारती हूँ और असलियत दिखाना जो है उसका, इस सरकार का आईना जो है वो मैं दिखाना चाहती हूँ। और बगैर प्रावधान के मुझे जरा बोलने दीजिएगा, मैं अपने पॉइंट पूरे करूंगी। अध्यक्ष जी, ये जो है आज आपने देखा कि प्रदेश का किसान जो है वो पूरी तरह से त्रस्त है। छोटा व्यवसायी, छोटा व्यापारी, छोटा उद्यमी जो है वो पूरी तरह से पस्त है
और जो रोजगार के लिए जो आस जुटा रहे हैं बेचारे बच्चे, वो पूरे उनके जो हौसले हैं वो पूरी तरह से अस्त हैं। तो ये असलियत है सरकार की। अध्यक्ष जी, यहाँ पैरा जो है, मैं खाली जो है अभिभाषण में बोलूंगी, फालतू की बात मैं नहीं करती। 14 से 18 पैरा के अंदर किसानों की आय दुगनी करने की बात कही गई, लेकिन आय दुगनी की तो बात छोड़िए, आज जो देख रहे हो आप, जो धरती पुत्र जो है 100 दिन से ऊपर जो है वो पूरा धरने के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको जो है हमारे जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उनको चीनी बोलते हैं, कभी उनको पाकिस्तानी बोलते हैं, और जब उनकी मौत होती है तो मौत के ऊपर जो है मुखौल उड़ाया जाता है। तो मैं समझती हूँ इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है अध्यक्ष जी। सच्ची बात यह है कि आज सरकार अपने आप को ये कह रही है ये कि हमने बहुत काम करा लॉकडाउन के दरमियान, लेकिन सच्चाई ये है, हम सब ने देखा किस तरह से बर्बरता पूर्ण जो है किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करा गया, किस तरह से खाइयां खोदी गई, कीलें बिछाई गई, और यूपी के अंदर तो अध्यक्ष जी जो है सैनिटाइजर उनके ऊपर छिड़का गया। यमुनानगर में और गुड़गांव के अंदर उनको जो है रोकने के लिए जो है हमारे जो प्रवासी निकल रहे थे उनके साथ क्या हालात हुई। सच्चाई ये है अध्यक्ष जी कि तीनों काले कानून रद्द करने के लिए जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, इनकी सद्बुद्ध जो है सुदबुद्ध बिल्कुल सरकार जो है बिल्कुल ही नहीं ले रही है। और जो है यही नहीं, जो हमारे शहीद हैं, जो किसान जो शहीद हुए हैं, उनके ऊपर मुखौल उड़ाने की बात जो है मंत्रीगण जो है और करते हैं। मैं डिमांड करती हूँ अध्यक्ष जी आपके इससे कि जो शहीद हुए हैं किसान, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए 1 या 2 करोड़ रुपया, और साथ ही साथ उनके जो झूठे केसेस उनके ऊपर लगे हैं, वो झूठे केसेस जो हैं उनको वापस लिए जाएं। अध्यक्ष जी, बड़ी विडंबना की बात है और बड़ी हैरानगी की बात कि एसवाइएल नहर जो है, हम सब जानते हैं दक्षिण हरियाणा का जो है जीवन रेखा, और जब किसान आंदोलन को बांटने की बात आती है तब एसवाइएल नहर पर हमारे मंत्री जी जो हैं बैठकर झूठा उपवास करते हैं और कहते हैं कि हम लेकर आएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, गेंद तो इनके सरकार के पाले में, गेंद इनके पास है, तो क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई करी जाती? क्यों ये झूठे उपवास करके बांटने की कोशिश करते हैं जो इनके ये मंसूबे इस बारी पूरे नहीं होने वाले? यही मैं कहूंगी। जल रैलियां करी जाती और साथ ही साथ जो है जल रैलियों के साथ बोला जाता है कि हम पानी लेकर आएंगे, लेकिन जब एसवाइएल का प्रस्ताव जो है कॉलिंग अटेंशन में सदन के अंदर चर्चा के लिए लाती हूं तो उसको सिरे से निरस्त कर दिया जाता है। अध्यक्ष जी, खराब कानून व्यवस्था इतनी बुरी हो गई है कि आज जो है पूरा का पूरा जो है प्रदेश के अंदर हाहाकार हो रहा है। आपको मैं बताना चाहती हूं कि इतना आज हरियाणा जो है इसके अंदर बलात्कार हो, चाहे रेप हो, हर तरीके रेप, बलात्कार, सॉरी इट्स बोथ द सेम थिंग, वो ये डकैती, लूटमार, सारा कुछ ऐसे खुलेआम हो रहा है। हमारे आंकड़े दर्शाते हैं कि हरियाणा का हालात किसके ऊपर आ गए हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। और जो चर्चा की बात आती है तब कह दिया जाता है कि आप अभिभाषण के अंदर करिए। अब आप बताइए अभिभाषण में कितनी बात मैं कह सकती हूँ? खाली चुनिंदे पॉइंट्स के ऊपर जो है मैं ले सकती हूँ, क्योंकि आप कह देंगे फिर समय निकल गया है। अध्यक्ष जी, किसानों की आय दुगनी की बात करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, प्रहलादगढ़ जो है और उसके आसपास के 20 गांव, वहां पर जो है ट्रांसमिशन लाइंस लगाई गई और जो 1-1, 2-2 किले के जो किसान भाई हैं उनको जो है उनकी जमीन अधिग्रहण कर ली है और उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये हालात जो है ये किसानों की आय ये दुगनी करेंगे। किसानों का जो हालात इन्होंने करा है इसका खामियाजा जो है सरकार को आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। इसी तरह से अध्यक्ष जी, नकली शराब से 50 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई। पहले एससीटी गठित करी, मोटे पोथा बन के जो है आ गया, उसका क्या हर्ष हुआ वो भी हमें नहीं मालूम। फिर एसआईटी बनाई उसके ऊपर भी क्या हो रहा है, छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, मोटी मछली जो है वो तो अपने पूरी तरह से किनारे जो है होकर निकल गई। सच्चाई ये है कि आज सरकार जो है 2 लाख करोड़ के कर्जे के अंदर डूबी हुई और 9,500 करोड़ रुपया राजस्व का नुकसान केवल ये तस्करी और जो अवैध शराब के कारण हो रहा है। मेरे को समझ नहीं आता अध्यक्ष जी कि इतना जबरदस्त नुकसान हो रहा है, जहां एक तरफ आप कर्जे में आप डूब रहे हो, दूसरी तरफ राजस्व का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई आप जहां से कर सकते हो वो भरपाई नहीं हो रही। तो ये भी असलियत जो है सरकार की जो है पूरे सामने नजर आती है। सरकार चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, पैरा 19 से 23 में जो है उसमें भी उसका कोई उल्लेख नहीं है।
मैं केवल एक बात कहूंगी कि इस लॉकडाउन के समय पर हमने ये देखा, जो लॉकडाउन के समय पे आपदा को किस तरह से अवसर जो है उसमें तब्दील करा गया, वो ये सरकार का काम जो है सबसे पहले। जीरो टॉलरेंस की जो बात कहते हैं इसकी करप्शन की, वो सारे के सारे जो हैं बातें जो हैं वो जुमले साबित हो रहे हैं। 50 से 55 में जो है अभिभाषण के उसमें फसलों की खरीद और सार्वजनिक वितरण का उल्लेख है। पैरा 14 से 18 में भी एमएसपी पे खरीद का जिक्र है। परंतु अध्यक्ष, हम सब जानते हैं, सारा हरियाणा जानता है कि सूरजमुखी, बाजरा फसलों और सरसों में किसानों की कितनी किरकिरी हुई। एमएसपी के ऊपर जो है ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एमएसपी चुनिंदा इनके जो हैं उन लोगों को बेशक मिल गई हो, बाकियों को किसी को नहीं मिली। साथ ही साथ मेरा फसल मेरा ब्यूरो, मेरी पानी मेरी विरासत, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन ये सारा का सारा भ्रष्टाचार किसानों को इनके सामने जो है निशाना बनना पड़ा है। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, चावल मिलों में नॉट राइट नहीं बैठ, अभय सिंह जी बैठ जाओ। अध्यक्ष जी, ये क्या मतलब हुआ? ये क्या मतलब हुआ? लेट मी स्पीक, दिस इज नॉट राइट। आप यू प्लीज प्रोटेक्ट मी, देन लेट मी, व्हाट इज दिस अध्यक्ष जी? बैठ जाओ आप। एक मिनट, आप एक मिनट में नहीं, 1 मिनट में कैसे? ये सारे ये खड़े होते हैं, वो तो आपने कोई 5 पॉइंट मिनट लेते हैं। नहीं, मंत्री जी ने बोला 5 मिनट में ये लेते हैं, ये क्या बात हुई अध्यक्ष जी? नहीं, ये गलत बात है अध्यक्ष जी। आई एम रैपिंग अप, आप मुझे रैप अप करने का समय दीजिए। ये तो 5 मिनट बोल रहे हैं, आप मेरे को बोलने नहीं, वो नहीं, आप वो तो आपने जो पॉइंट आउट किया था वो मंत्री जी ने क्लियर किया है। बाकी आप मेरा समय के अंदर मंत्री जी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, सारे बोल रहे हैं, ये क्या बात हुई अध्यक्ष जी? नहीं, आपका समय हो लिया, आपका समय हो लिया। बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। अध्यक्ष जी, साथ ही साथ आज जो है गैस 800 रुपए से ऊपर हो गई, डीजल 90 रुपए पार, पेट्रोल 100 रुपए पार, और जो है कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिल्कुल नीचे गिरी हुई हैं। ये सरकार मुनाफा कमा रही है। क्यों जेब काट रहे हो लोगों की? क्यों जेब काट रहे हो? आपस में इस तरह से हालात जब करोगे, टैक्स को कम करो ताकि आने वाला समय जो है तुम्हारा ये बुरे हाल ना हो। साथ ही साथ धन्यवाद किरण जी, मैं रैप अप कर रही हूँ, आई एम रैपिंग अप। अध्यक्ष जी, आपने मेरे को इतना सारा बोला था, बोलने टाइम हो गया, फिर बाकी मेंबरों को कैसे टाइम मिलेगा? बाकी आप मेरे समय में आप बाकियों को कैसे बोलने दे रहे हो? नहीं, आपके समय में नहीं बोल रहे, आपके बोलने के बाद ये तो सारी दुनिया देख रही है, सारा का सारा जो मैं बोल रही हूँ, एवरीवन इज लुकिंग एट इट, यू सी द क्लॉक, यू सी द टाइम, सबको इशारे देख रहे हैं। मैं तो आई एम सीइंग द टाइम, दे टुक मोर देन 10 मिनट्स, अध्यक्ष जी। अच्छा, मैं रैप अप करती हूँ। मैं अंत में एक बात कहूंगी अध्यक्ष जी, आर्थिक मंदी, बढ़ती है राज्य कोष, वित्तीय और प्रारंभिक घाटे, बढ़ता कर्ज, 2 लाख करोड़ से ज्यादा जो है कर्ज आपका पार हो चुका है, और जो है सारा का सारा जो हालात आज प्रदेश के अंदर हैं, चाहे किसानों की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे घोटालों की बात हो, सारा का सारा सिस्टम पूरी तरह से करप्ट जो है, पूरी तरह से विफल हो चुका है, खत्म हो चुका है। और अंत में मुझे पंक्तियां याद आती हैं अधम गोंडवी जी की, सुनिए जरा, अधम गोंडवी जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं। और मैं भूल गई, आपके ही विधायक जो हैं उन्होंने भी ये सहमति करी है कि जो हाल किसानों के आप कर रहे हैं वो गलत है। सोमवीर सांगवान ने कहा, आपके सहयोगी दल के विधायक ने भी कहा। ये जो है सारा का सारा जानते हैं कि असलियत क्या है। अगर इलाके के अंदर जाना है तो अभी भी मान जाओ ईश्वर जी, नहीं तो ईश्वर जी बोलेंगे। आप बैठ जाओ जी। स्पीकर सर, बैठ जाओ। आप बैठो, सिंह जी बैठो। चलो एक लाइन बोल दो आप, लास्ट की लाइन बोल दो। 1 मिनट ईश्वर जी, 1 मिनट। अंत में अधम गोंडवी जी की पंक्तियां पढ़ना चाहती हूं मैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तुम्हारे मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। धन्यवाद ईश्वर जी। डिप्टी स्पीकर सर,
क्योंकि एड्रेस गवर्नर के हैं और सर्वलब्धियां सरकार के कार्य वो तो गिनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि गवर्नर का भाषण है, सीधी बात ही है। गवर्नर का भाषण उसके, हाँ जी ये क्या बात कही आपने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, सभी एक बराबर हैं। ऐसा है कि कोविड-19 को सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल किया, सराहनीय कदम है। आप चिंता न करो मेरी, जो है ना, बार बार क्यों मेरे को तो इशारा कर रहे हो? चलो ईश्वर जी कंटिन्यूस। आपने, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कई चीजें सुझाव भी साथ में दिए जाते हैं, तो कोविड के बारे में बहुत अच्छा, खास करके देहात के अंदर प्रचार प्रसार जो हुआ, उसका परिणाम है कि आज हम इस बचत में, इस महामारी की। और दूसरा कि फसल की बिक्री, फसल की जो मंडियों के अंदर दुर्दशा होती थी, पहली बार ऐसे देखने को मिला कि जीरी सवेरी किसान आपने लेकर गया और 2 घंटे के अंदर जीरी बिक गई, उसका भाव उसने बहुत ठीक ढंग से मिले। किसी भी इस रात को, किसी भी आदमी को रात को, किसान को मंडियों में जो रहते थे नहीं रहना पड़ा। ये भी मानते हैं, इस बात के बारे में ना करने वाली बात करते। बहुत सराहनीय काम यह हुआ। स्पीकर सर, 75% नौकरियां दी गई, क्या ये भी झूठ है? जो बेरोजगार थे, प्रोविजन हो गया ना, प्रोविजन वहां दी जाएगी। मैं अगली बात में मैडम आना चाहता हूं कि जहां मैं इसी बात पे आना चाहता हूं कि देखिए, ये 75% जो हमारे हरियाणा ने सबसे बड़ी पहल करी है, इसमें मेरा एक सुझाव भी है साथ में कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं, खास करके कि वो बच्चों को प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की जाए। जहां ये अच्छा काम किया है, ये सराहना काम किया है 75% का, तो ये प्रोविजन भी इसके साथ अटैच किया जाए कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे हैं, वो उनका प्रावधान किया जाए। सबसे ज्यादा अहम जरूरी है, ये बेरोजगारी की जो समस्या है, इसका समाधान का दूसरा कोई कारण है नहीं और समाधान दूसरा हो नहीं सकता। सरकार के पास इतनी नौकरी नहीं, सरकार इतनी नौकरी दे नहीं सकती। केवल एक ही तरीका है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भर्ती कर दी जाए। बहुत फैक्ट्री हैं, बड़े कारखाने हैं, बड़े मिल हैं, सारे मिलों के अंदर दूसरा कोई प्रावधान इसके अंदर है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि 75% के अलावा कि प्राइवेट सेक्टर जितने भी हैं वो लेने के लिए भी तैयार हैं। उसके साथ ये अटैच करें कि रिजर्वेशन पॉलिसी को उसमें लागू करें, मेरे कहने का भाव ये है। और तीसरी मैंने आपसे बात कही कि फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा एक्ट बनाया। लागू करने के अंदर अनियमितताएं आ गई। फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जितनी भी अनाज, जो फसल का जो हिस्सा आता था और गरीबों को दिया जाता है, और खास करके डिपो होल्डर जितने राशन कार्ड की दुकान, राशन की दुकानें डिपो होल्डर की, वो सारे ब्लैकमेल करते हैं। ये सत्य है, इसमें अंदर कोई दो राय नहीं। और जितना भी गरीब आदमी को लोभ लालच दे करके वो सारे का सारा कहा तो था ये कि इनको अपलिफ्ट करो, और अच्छी स्कीम भी बनाई थी कि अपलिफ्ट होंगे, इनको मदद मिलेगी और अपना रोजगार, अपना दिहाड़ी, अपनी मजदूरी इसके अलावा अलग करेंगे। परंतु हुआ उसके विपरीत है। इसमें मेरी एक सलाह है सर, खास करके सरकार को, एक विशेष जांच कमेटी बनाई जाए और जितने राशन के डिपो हैं उसके ऊपर जो कोटे में चीज बिकती है वो मिसयूज ना हो, ताकि उसका संरक्षण जो है ना पूरी तरह से रह सके। क्योंकि समय के अभाव में आपने पॉइंट दर पॉइंट बात कही है, तो मैं आपसे दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने, शिक्षा के गवर्नर साहब ने पूरी डिटेल के अंदर ये बात यहां दर्शाई है
कि शिक्षा की दृष्टि में हमने काफी कुछ सराहनीय काम भी किए। 110 कॉलेज खोले हैं और वो कॉलेज उस जगह खोले हैं जहां 20 किलोमीटर का दायरा आता है, उस दायरे के अंदर कोई आज तक कॉलेज नहीं। खास करके देहात के बच्चे को, लड़कियों को विशेष करके बाहर दूर जाना पड़ता था और रह जाते थे। +2 करने के बाद वो बच्चियां जो है नहीं पढ़ सकती थी। ये बिल्कुल सराहनीय काम किया है कि 110 कॉलेज खोल करके 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी कॉलेज खोले गए हैं वहां के बच्चे जो वंचित रह जाएंगे। अभी से तो मैं तो इन पे बजानी थी घंटी, तो फिर तो जो है ना मैं मानता। अब ये तो फिर सबको बोलना ना। अभी तो मेरी बात भी जो है ना मैंने 2 पॉइंट रखे हैं और 2 मिनट लिए आपसे, एक और रख लो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके अंदर सबसे बड़ी एक समस्या मैंने साथ में ये भी कहा गया कि भाई जहां हम सुझाव भी देंगे आपको, जहां अभिभाषण है उसके साथ सुझाव ये है, जैसे स्कूल को ड्रॉप आउट रेट हमारा बढ़ता जा रहा है। ड्रॉप आउट रेट का मायने ये है कि जो बच्चे को स्कूल में दाखिल होते हैं मार्च में, अप्रैल के अंदर एडमिशन जो खुलता है, उस अप्रैल के एडमिशन के अंदर से स्कूल भट्ठे वाले के बच्चे, किसी जो है ना दुकानदार के बच्चे रजिस्टर के अंदर नाम दर्ज करके हाजिरी बढ़ा दी जाती है। वो ये रिक्त ताकि पोस्ट खत्म ना हो। आखिर में क्या होता है, जून और जुलाई के अंदर ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है कि वो आत्महत्या ना करे, वो जो है किसान अपनी खेती को ना उजाड़े। तो उस लाइन पर आने के लिए मैं ये बात मैं कह रहा हूं, मंत्रियों से बयान आए, मर गए तो क्या हुआ, वो तो घरों में भी मरना था। होगा काजल साहब, मतलब छोटी छोटी सी बात मैं आपके माध्यम से डिप्टी स्पीकर सर, इस लाइन पर जब सारा मामला चला गया तो जब आज उसकी बहन भी बैठी है, उसकी माँ भी बैठी। धन्यवाद जोगीराम सिहाग जी। हैं जी, हो गया जी, टाइम हो गया सर। नहीं टाइम 12 मिनट हो गए जी। आप मेरे को आपकी लिस्ट बहुत लंबी है, 12 मिनट हो गए जी। वाइंड अप करने की वार्निंग दो आप, 2 मिनट के बाद तो मैं 2 मिनट इसमें डिप्टी स्पीकर महोदय, इसमें जिस ढंग से मतलब ये सारी बात हुई, आज किसान रो रहा है, इस कोई बड़ी इसमें जो है मैं सदन के माध्यम से ये आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लाइन का प्रस्ताव ये सदन भेजे। तंत्र, लोगों के सामने तंत्र जब झुकता है तो तंत्र मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता, क्योंकि लोक लाज से चलता है। अगर प्रधानमंत्री छोटे नहीं होते, बड़ा कद बढ़ जाएगा, युग पुरुष कहलाएंगे। वो इन कानूनों को वापस लें, कर्जा माफ करें और जिस ढंग से मतलब खुशी खुशी सारे केस जो है किसानों के वो वापस लिए जाएं और सारे नोटिस जो है वापस लिए जाएं, जो किसान जेलों में बंद हो रिहा किया जाए। जोगीराम सिहाग जी, एक बात जो है बैठने तो दो उपाध्यक्ष महोदय, आप एक बार मेरा 5 मिनट का होगा नहीं होगा जी, क्योंकि नहीं क्योंकि ये आपकी लिस्ट बहुत लंबी है। ये प्रदेश सुनना चाहता है, ये प्रदेश 13 मिनट हो गए जी आपके, ये प्रदेश सुनना चाहता है। इसमें रहने दे थोड़ा सा भरम, आप बैठो प्लीज, रहने दे थोड़ा सा भरम। नहीं ठीक है। सियाग साहब बैठ। शुरू करो सियाग साहब। जय किसान जिंदाबाद। सियाग साहब धन्यवाद, बैठ जाओ। नापा साहब, लीलाराम जी बैठो। विधायक जी लीलाराम जी, लीलाराम जी बैठो। लीलाराम जी बैठो, लीलाराम जी बैठो। लीलाराम जी मैंने बोलने दो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ? ऐसे नहीं बोला जाता, वो तो फिर इन्हें मन बोल दूं मैं। किसान गरीब ही रहना चाहिए क्या? आप सभी भी किसान हैं, आप सभी के पास गाड़ियां हैं यहाँ पे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। गरीब रखना चाहते हैं। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का समय दिया।
राज्यपाल जी के भाषण पर राज्यपाल जी ने पूरी बुक हम सबको थमाई है। बहुत से साथी उस पर एक आध शब्द बोलते हैं, तो मैं सबसे पहले अध्यक्ष महोदय हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 75% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने का काम किया। और उसमें मैं विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सबने अपने अपनी बात कहने का तरीका है। आपने क्या पता मैं क्या बोलूंगा दादा? मैं वो बोल रहा हूं जो सही है। क्या ये गलत है? 75% आरक्षण नहीं दिया, आपस में प्रदेश के हित में नहीं है क्या? आपस में आप बता दीजिए, प्रदेश के युवाओं के हित में नहीं है क्या? और मैंने इसमें डिप्टी सीएम का विशेष रूप से धन्यवाद किया। क्या इनका विशेष योगदान नहीं है क्या? तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज इस देश और प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जो है कोई मुद्दा है तो किसान आंदोलन का मुद्दा है। किसान आंदोलन का जो मुद्दा है ये पूरे देश के अंदर, ये किसी हरियाणा प्रदेश सरकार की वजह से नहीं है, ये हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा है। हरियाणा सरकार जो इस देश के अंदर किसी भी कोने में वो एमएसपी नहीं दी जा रही, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं पर भी मक्का में समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा, कहीं बाजरा का नहीं दिया जा रहा, गन्ने का भाव सबसे ज्यादा दिया जा रहा है। तो फिर क्या कारण है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ये आंदोलन क्यों है? मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि इस देश का किसान ही आंदोलन नहीं है। इस देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक चिंतित और विचलित है कि इस देश के साथ क्या होने जा रहा है, किसान और किसानी के साथ क्या होने जा रहा है। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हमें यहां जनता चंडीगढ़ और दिल्ली के अंदर सिर्फ सरकार बनाने के लिए या विपक्ष में बैठने के लिए नहीं चुनती। सरकार तो बन जाती है जिस पार्टी के ज्यादा विधायक होते हैं, वो हमें यहां भेजती है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भेजती है। वो हमें यहां भेजती है अपना वकील बनाकर, और हम भूल जाते हैं कोई सरकार का हिस्सा मान लेता है अपने आप को, कोई अपोजिशन का हिस्सा मान लेता है। सही और सच्ची बात कहने का कोई कोशिश नहीं करता। सरकार में बैठे हुए व्यक्ति सरकार की बड़ाई करते हैं, विपक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति से सरकार ने कितना बढ़िया काम किया उसकी बड़ाई करने की कोशिश नहीं करते। तो मैं पूछना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं और आग्रह भी करना चाहता हूं हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि केंद्र सरकार तो हो सकता है पूरे देश को ध्यान में रखकर कानून बनाती हो, वो पूरे देश की चिंता करती है। भारत सरकार की जिम्मेवारी पूरे देश की है। हरियाणा सरकार चिंता तो पूरे देश की कर सकती है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी सिर्फ हरियाणा प्रदेश की है। हरियाणा सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि हरियाणा प्रदेश का किसान आज सबसे ज्यादा आंदोलित है, सबसे ज्यादा विचलित है, सबसे ज्यादा भययुक्त है। हमारा फर्ज बनता है, यहां हम जितने भी लोग बैठे हैं, इसके ऊपर हम सब ने सोचना चाहिए
जब हरियाणा सरकार बाजरा मक्का जौ पर दे सकती है, कपास पर दे सकती है, एमएसपी का कानून इस पर बना सकती है, तो हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए, हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए गेहूं और जीरी पर क्यों नहीं बना सकती? केंद्र सरकार अपने कानून बनाए। मेरे हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि एमएसपी के ऊपर हरियाणा प्रदेश, हरियाणा सरकार अपना खुद का कानून लाए, हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए, हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए। आपको कौन रोकता है ये कानून लाने? लेके आए थे, रिजेक्ट कर दिया। और मैं अनुरोध करता हूं और आशा करता हूं, यदि अगर आप ये कानून ले आए तो इस प्रदेश का किसान अपने आप आपके ढोल पिचता हुआ अपने अपने घरों को आने का काम करेगा। और मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं, क्योंकि परसों जो किसान राजवीर जो 47 साल का था, वो मेरे गांव का नागरिक। मुझे पता है किसानों की क्या हालात है गांव के अंदर। नो कॉन्फिडेंस का समर्थन करो। नो कॉन्फिडेंस कोई हल नहीं है। क्या करोगे नो कॉन्फिडेंस? नो कॉन्फिडेंस सरकार जाएगी। आप लाइए कल नो कॉन्फिडेंस। आप लाते क्यों नहीं? आप लाते क्यों नहीं हरियाणा प्रदेश के किसानों को घर भेजने का कानून? आप वो कानून क्यों नहीं लाते? उसके ऊपर आप सोच क्यों नहीं लेके आते? तो मेरा हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार से मक्का, गेहूं और गन्ने का भाव, सरसों के ऊपर एमएसपी दी जाती है, उसी प्रकार हरियाणा सरकार हमारे किसानों को यह सुनिश्चित करे, लिखित में सुनिश्चित करे, उनको भय ना रहे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हर चीज के ऊपर एमएसपी दी जाएगी। तो मेरा मानना है कि हरियाणा प्रदेश का किसान आपके जय जयकार के नारे लगाएगा। इसमें क्या? अब मैं आप एक और देख लीजिए, आपके पड़ोस में और राज्य भी हैं, आप उनका अनुसरण कर लीजिए। वहां पर तो कोई इस प्रकार का आंदोलन नहीं है कि जो सत्ता में हो उनके घरों को जाकर कोई किसान रोकता हो। यूपी में तो बीजेपी की सरकार है, पंजाब में तो हम मान लेते हैं कांग्रेस की है, नहीं रोकता। मध्य प्रदेश के अंदर भी है। आप ये भी सोचिए, ये आपका फर्ज बनता है कि आपकी पार्टी के विधायक हैं, आप पार्टी के मंत्री हैं, आप पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो क्या मुंह लेकर आज गांव के अंदर जाएंगे? ऐसा कानून बना दीजिए जिससे वो भयमुक्त होकर अपने लोगों के अंदर जा सकें। भाई बबली कोई गलत थोड़ा ही बोल रहा था, यह हकीकत है, कबूतर वाली बात नहीं है, बिल्ली को देखकर आंख मूंदने वाली। मूंदी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं यहां सदन में मांग करता हूं कि एमएसपी के ऊपर केंद्र सरकार करे जो करे, हम कर सकते हैं, हरियाणा सरकार करे, कानून बना। तो साथियों, अब मैं आपको थोड़ा सा विकास के मुद्दों के ऊपर भी, प्रदेश के अंदर जो विकास करने चाहिए उनके ऊपर भी आना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में और माननीय राज्यपाल जी के भाषण में भी था कि पानी का बचाव, नहरी पानी, पीने का पानी। नहरी पानी हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पक्के नालों का समय है वो 20 साल का है, जिसके अंदर पानी बहता हो। आप अपने घर की टंकी को 20 साल तक सुरक्षित नहीं रख सकते, जो आप जो है खुद स्वयं उसकी देखभाल करते हैं। मेरा हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि उसको घटाकर 15 साल किया जाए रिमॉडलिंग का, और हर 5 साल में उसकी मेंटेनेंस की जाए। यह मेरा हरियाणा सरकार से अनुरोध और प्रार्थना है। हरियाणा प्रदेश के अंदर बारिश के समय बाढ़ आने का खतरा होता है। ड्रेनेज जो है सफाई की जाती है, हर साल की जाती है, बहुत बड़ा खर्चा है।
और वो सफाई हो भी नहीं पाती। तो उसके ऊपर मेरा मानना है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी ड्रेनें हैं उनको पक्का करने का काम करना चाहिए। एक और है हरियाणा प्रदेश का किसान, बाकी विधानसभाओं का तो मुझे पता नहीं, मेरे हलके में तो खेतों में एक एक गांव में 50-50% लोग रहते हैं और वहां पर बिजली की जो लाइन है, बिजली का जो देने का समय है, बिजली का जो ट्रांसफार्मर है, यदि उनको कनेक्शन दे दिए जाते हैं और वो ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाता है खेतों का, तो उसको बदलने का काम, उसका लोड बढ़ाने का काम ट्रांसफार्मर का हरियाणा सरकार की पॉलिसी के वो किसानों से वसूल करना चाहते। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार से गांव के अंदर ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाता है उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, उसी प्रकार खेतों में रहने वाले, ढानियों में रहने वाले लोगों से भी वो ट्रांसफार्मर की कीमत न वसूली जाए। ये मूलभूत सुविधाओं में से आता है। और दूसरा बाइंड अप तो अभी तो मैं मेरा हल्का में पहुंचा ही नहीं हूं, फिर ये छोड़ दो, हल्का की कोई बात कर लो, फिर टाइम हो गया। मैं ये छोड़ देता हूं, हल्का आ जाता हूं। मैं मेरे हल्के की बातें मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि मेरी सबसे जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी प्रदेश के मुख्यमंत्री की बनती है, उस प्रकार सबसे पहले मेरी जिम्मेवारी मेरे हल्के की बनती है। मेरे हल्के के अंदर मैंने पिछले सेशन में भी आवाज उठाई थी कि बस स्टैंड, माननीय मंत्री जी, मैं बार बार रिक्वेस्ट लिख के दे चुका हूं कि बस स्टैंड बिल्कुल जर्जर हालात में है, पानी उसके अंदर 3-3 फुट भर जाता है, बसें बाहर रुकती हैं, जब बसें बाहर रुकती हैं, रास्ता रुकता है तो जाम लग जाता है। मेरे बार बार आग्रह और बार बार लिख के देने के ऊपर भी अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मेरा बस स्टैंड बनाने का काम किया जाए। इसी प्रकार मेरी नगर पालिका की बिल्डिंग है, नगर पालिका की बिल्डिंग इतनी जर्जर है, उसके अंदर कभी बैठ नहीं सकते, वो किसी भी समय गिर सकती है। बरसात के समय में तो दफ्तर भी हमें बाहर लगाना पड़ता है, इसलिए नगर पालिका की हमारी बिल्डिंग भी बनाई जाए। इसके बाद शिक्षा पर आना चाहूंगा। मंत्री महोदय, मेरे हल्के के साथ शिक्षा के मामले में बहुत भेदभाव है। हरियाणा प्रदेश के अंदर शायद कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र होगा जिसके अंदर कोई महिला कॉलेज ना हो, जिसके अंदर कोई आरोही स्कूल ना हो, और यदि अगर नहीं होगा तो कोई न कोई महिला कॉलेज 20 किलोमीटर के अंदर आता होगा। मेरा कोई भी महिला कॉलेज 20 किलोमीटर के अंदर नहीं, 30 किलोमीटर से नजदीक जो दूसरे हलकों में पड़ता है कोई भी नहीं है। और आरोही स्कूल की बात तो यह है, मेरा हलका 2 ब्लॉकों में आता है, लेकिन हिसार जिले के अंदर 7 ब्लॉक हैं, 7 में से 6 में स्कूल दिए हुए हैं आरोही, फिर भी मेरा हलका वंचित है। और जो मेरी आपसे आग्रह है कि आरोही स्कूल भी मेरे हलके के अंदर बनाया जाए, ये मेरी शिक्षा के अंदर आपसे मांग है, अनुरोध है। और मैं इसके लिए, हम दोनों चीजों के लिए हमारे पास जगह है। आरोही स्कूल के लिए तो सेक्टर 1-4 में 5 एकड़ जमीन है जो स्कूल के लिए थी, उसमें स्कूल बना नहीं, आप उसके अंदर आरोही स्कूल बना दीजिए ताकि हमारे ब्लॉक में भी आ जाए और हमारे हलके में भी आ जाए वो आरोही स्कूल। पीने के पानी की समस्या है अध्यक्ष जी। हमारे बरवाड़ा शहर एक ऐसा शहर है, शायद ही कोई अर्बन इलाका होगा जिसके अंदर तीसरे दिन पानी देते हो। 60,000 की आबादी है, तीसरे दिन पानी दिया जाता है, जब बंदी आती है तो क्या हालात होगा आप सोच सकते हैं। उसके अंदर मैंने एक टैंक की मांग की, ना वो अभी तक भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। और 60,000 की आबादी के अंदर सिर्फ 3 बूस्टिंग स्टेशन है, सिर्फ 3 बूस्टिंग, जो पैरामीटर के हिसाब से भी 9 होने चाहिए। तो मेरी हरियाणा सरकार से अध्यक्ष जी आपके माध्यम से अनुरोध है कि ये दोनों मेरे शहर के अंदर इसका कार्य किया जाए। बाकी लिख के दे दो सियाग साहब, लिख के अभी और रुक जाओ थोड़े हैं। इसी प्रकार पानी के लिए मेरे 4-5 गांव हैं जिसमें एक लाइन डाली जा सकती है,
तो वो भी डालने का काम किया। वो गांव है सरसोद, बिचपड़ी, जेवरा और ढाणी मिर्दात। तो एक बात तो मेरी अहम है, हमारे डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे, मैं पीछे यहां सुन रहा था। डॉक्टर साहब ने बहुत प्रयास किया हिसार के अंदर एयरपोर्ट बनाने का। जब कई बार होती है ना तो किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। उस एयरपोर्ट का मेरे हलके को सबसे ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। एयरपोर्ट की वजह से बरवाड़ा का रास्ता बंद होने जा रहा है। मेरा तलवंडी गांव, उसका रास्ता बंद होने जा रहा है। आप अचंभा मानोगे, ये दिगर तलवंडी का ये रास्ता बंद होगा, जो आज 7 किलोमीटर दूरी पड़ती है, वो 18 किलोमीटर हो जाएगी। एक गांव की दूरी एक एयरपोर्ट बनने से, उस रास्ते को बंद होने से। मेरे माननीय डिप्टी सीएम साहब से अनुरोध है कि रास्ता बंद होने से पहले मेरे उस गांव को, तलवंडी गांव को वैकल्पिक रास्ता दिया जाए, वैकल्पिक रोड बनाया जाए, फिर उसको बंद किया जाए। इसी प्रकार बरवाड़ा शहर का, बरवाड़ा शहर जो 30 किलोमीटर पड़ता है, वो 40 किलोमीटर हो जाएगा। उसका भी जो मैंने रास्ता सुझाया है, जिसमें कोई जमीन एक्वायर नहीं करनी होती, मैंने दोनों रास्तों की प्रपोजल बना के दी है। वो रास्ता बंद होने से पहले दोनों रास्ते निकाले जाएं, ये मेरा डिप्टी सीएम महोदय से अनुरोध है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, जिन्होंने मुझे पूरा समय दिया, और हरियाणा सरकार से एक बार फिर अनुरोध और आग्रह करते हुए, किसानों के जो घरों में जांच के इज्जत के साथ उनके लिए ये जो मैंने सुझाव दिया है, उसके ऊपर अवश्य गौर किया जाए, मेरी ऐसी प्रार्थना है। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बोलने का मौका दिया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो मुझे जो है अपने इलाके के बारे में 3-4 जो है चीजें मेन, वो एक बार आपके संज्ञान में यहाँ पे सदन में लेके आनी थी। उसमें से जो हमारे गुड़गांव के अंदर 24 घंटे बिजली का जो है, उसमें स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट को ये 4 टेंडर दिए गए थे, निकाले थे उन्होंने, जिसके कि 200 ट्रांसफार्मर लग चुके हैं। इसमें टाटा को, पिंडिया को और एल&टी को, फिर दो टाटा को दिए थे। इसमें एक जो है टाटा का जो प्रोजेक्ट है वो सबसे डिले चल रहा है, जो 2022 में कंप्लीट होना था। लेकिन एमसीजी पोल्यूशन और फॉरेस्ट की अप्रूवल की डिले की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है 2025 तक लग रहा है कि 2025 तक इसको खिंच जाएगा। तो एक बार ये डिपार्टमेंट जो है एमसीजी पोल्यूशन और फॉरेस्ट के जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, ये टाइम से अगर जो अप्रूवल्स दें तो हमारे गुड़गांव के अंदर 24 घंटे जो है बिजली का स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट जो है वो काम कर सकता है। इसी तरीके से जैसे हमने पूरे नेशनल मीडिया में देखा ही था कि जो वाटर लॉगिंग है वो हमारे गुड़गांव के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि आप पूरा का पूरा नेशनल हाईवे जो है जाम हो गया था हमारा। और अब की बार भी जो है अंडरपास और हीरो होंडा चौक जो है वो पूरी तरीके से जाम हो गया था। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो एमसीजी है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो पिट है उनको अगले 1 क्वार्टर के अंदर वो पिट्स को एक बार क्लियर कर दे, जिससे कि अगली जो है बारिशों के लिए हम तैयार हो जाएं। एक हमारे यहाँ पे जो अभी लड़कियों के लिए जो कॉलेज की जो व्यवस्था है, वो उसका एक जो 20 किलोमीटर का दायरा है, वो उसमें हमारा माकड़ोला गांव आता है। उधर माकड़ोले गांव के जो है वो 20 किलोमीटर के दायरे में भी आता है। वहां पे एक जो है गर्ल्स कॉलेज के लिए निर्माण के लिए एक अप्रूवल जो है वो मैं मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो माकड़ोला गांव के अंदर एक हमारे जो है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस से कंसल्ट करके ही ये चीज मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि जो शीतला माता मेडिकल कॉलेज है उसमें 250 जो है एमबीबीएस की जो सीटें हैं उसको 2 शिफ्टों के अंदर हम कर दिए जाए, क्योंकि इंफ्रा के अंदर सिर्फ हमारे को उनको रहने की व्यवस्था जो है वो ही अलग से प्रोवाइड करनी पड़ेगी।
और अगर जो हम डबल शिफ्ट के अंदर उसको कर देते हैं तो 250, 500 जो है वो हम जो है वो सीटें जो है उसके अंदर कर सकते हैं उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और मैं जो है एक ये बहुत बड़ा इशू है अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग का जो है, इसमें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिकमेंडेशन के अनुसार अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग जो है उसकी जो स्टैंप ड्यूटी के जो मध्य प्रदेश और कर्नाटका की जो तर्ज है उस पे ही कर दिया जाए स्टैंप ड्यूटी को, तो उससे बहुत सारे लोगों को राहत मिलेगी। और मेरा आखिरी जो विषय है वो है हमारे जो फरूखनगर है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी यहाँ पे हैं, बहुत बड़ी एक देहात की, क्योंकि अभी देखा है ज्यादातर जो हमारे स्पोर्ट्स में बच्चे निकले हैं वो देहात से निकले हैं, और यही मेरे इलाके का एक देहात, इस इलाका ऐसा पड़ता है जहाँ पे मोस्टली जो है देहात का इलाका, बाकी तो सारा मेरा इधर शहर है। तो जो फरूखनगर है वहां पे हमारे पास 25 एकड़ जमीन भी है, वहां पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अगर जो बना दिया जाए तो उसके अंदर हम जो है बच्चों को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देंगे, उनको जो है स्पोर्ट्स के अंदर एंकरेज करने के लिए। यही मेरे विषय थे। आपने मुझे समय दिया बोलने के लिए, लेकिन मैंने अपने टाइम से कम जो है वो लिया है। मैं एक बार हमारे गोंदर जी, क्योंकि हमारे को तो इंडिपेंडेंट में आपस में एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है जी, तो एक बार मैं 2 मिनट के लिए कहेंगे, मेरा जो समय है नहीं, 1 मिनट, उनका बाद में नंबर आएगा। ये कुछ ये बोल चुके, पहले बोल भी चुके, ये ऐसे नहीं होता। हाँ राकेश जी, धन्यवाद राकेश जी। जगदीश नायर जी। स्पीकर सर, मैंने 2 बार पर्ची भेज आपने बोल दिया ना, पहले कल बोले आपने, अभी ने बोला 2 ही पॉइंट, कल बोल लिया ना आपने, 2 ही पॉइंट है जी मेरे। ये कोई तरीका नहीं है जी, 2 ही रह गए, 2 पॉइंट आपका बाद में देखेंगे आपका। जगदीश नायर जी का नाम बोल दिया। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद आपका, आपने मुझे गवर्नर साहब के भाषण पर बोलने के लिए अधिकार दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो एक बदलाव के कदम उठाए, और अध्यक्ष महोदय मैं बड़ा अजीब सा देखता हूं, सन 96 से मैंने विधानसभा देखी है, मैं इस आज विकास की प्रदेश में नया बदलाव आया बिजली की। आप देखिए 96 में हम सुना करते थे 24 घंटे बिजली आएगी, कांग्रेस की सरकार थी 10 साल हमसे पहले, सन 2005 से 9 तक 10 तक 14 तक कांग्रेस की सरकार थी। कहते थे ये लोग कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। आप भाई साहब सुनिए, आप सुनिए, आज नया बदलाव, आज बिजली के क्षेत्र में नया बदलाव लाया है। मैं मनोहर जी की सरकार को धन्यवाद देता हूं, मैं गठबंधन सरकार का धन्यवाद करता हूं। आज 24 घंटे बिजली देने के लिए 24 घंटे बिजली देने के लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र के 50 गांवों में काम पूरा हो चुका है। इसी प्रकार से हरियाणा में काम पूरा हो गया होगा। और रेल लाइन बिछाने के लिए 61 किलोमीटर की रेल लाइनें बिछा दी गई हैं। 550 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें, 1217 किलोमीटर की नई सड़कें बना दी गई हैं। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। आप शोर मचाकर इस हरियाणा को गुमराह करते हो। कांग्रेस के भाइयों, आप अभी कह रहे थे, एक साथी कह रहे थे कि ये हरियाणा के घोटाले नहीं है, आपको CLU घोटाला भूल गए 2009 और 14 के बीच का। मैं अभी आपको किंगडम ड्रीम की रिपोर्ट लाके दूं, 3000 करोड़ का घोटाला है उसमें। आप करिए चर्चा, लाइए, मैं लेकर प्रस्ताव आऊंगा। कांग्रेस के लोगों के नाम है वो जमीन। 3000 करोड़ रुपए का CLU घोटाला हुआ, जमीनी घोटाला हुआ, नौकरियों में भर्ती घोटाला हुआ। कौन से घोटाले की बात करते हो आप? मजदूरों की बात करते हो, मजदूरों के मसीहा बनने की बात करते हो। आपने वर्गों को मारने का काम किया। SCA का वर्ग खत्म करने का काम किसने किया? आपकी सरकार ने किया था। और दूसरा, आपने गुड़गांव के अंदर मजदूरों पर लाठी बरसाने का काम किसने किया था? कांग्रेस की सरकार ने किया था। गोहाना के अंदर किसने कांड किया था? आपकी सरकार ने कांड करवाया था। लोग प्लान करने लगे थे। आप अपने समय को भूलिए नहीं, आपकी खरी बातों को। शिक्षा नीति पर बहन जी गीता बुक्कल जी बहुत बार बात करती है। आपके टाइम में एजुकेशन का भट्टा बैठ गया था। शिक्षाएं पैसे से दिया, डिग्रियां पैसे से बिका करती थी। आप लोग पैसे से डिग्रियां बेचा करते थे, नौकरियां बेचा करते थे। आज बात करते हैं सुझाव देने की। नया बदलाव लाइए, सरकार को अच्छे कदम पर लाइए। और मैं बात करता हूं किसान भाइयों की। आप यदि किसान, अध्यक्ष महोदय एक बात मैं बड़े उसके साथ कह के जाता हूं। छौकर साहब सुन लीजिए खरी खरी बात।
छोकर साहब, आप यदि अध्यक्ष महोदय जी, बड़े जोरदार बात कहूंगा सदन के अंदर, बहन जी भाई ऐसे टोका टोकी करोगे तो ये सुना नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, हमारी सरकार ने जिले वाइज महाविद्यालय बनाने के काम किए, 21 महाविद्यालय बना दिए, 24 निजी महाविद्यालय बना दिए। और गीता मुकुल जी, किसान की आवाज उठा रहे हो। गीता मुकुल जी, किसान के बारे में अध्यक्ष, देखिए आप बार बार ऐसा टोका टाकी करेंगी तो फिर ठीक नहीं होगा। नहीं, आप अपने समय में जो मर्जी बोलिए, आपको जो टाइम मिलेगा वो बोले। आप अपने टाइम में जो मर्जी बोलिए, आपको कोई रोकता नहीं है। मैंने बताया ना करें। नहीं, देखिए उनका बोलने का समय, वो अपनी बात के, ये अपनी बात कर रहे हैं, आपकी नहीं, अपनी बात कर रहे हैं, वो आपकी बात नहीं कर रहे, वो अपनी बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे। आपने क्या किया, ये तो अध्यक्ष महोदय, आप सरकार के नहीं, आप सरकार को देखिए, आप सरकार के बारे में बोलते हैं कि सरकार के अंदर ये कमी है, सरकार के अंदर ये कमी है, वो आपके बारे में बोलते हैं कि आपके समय में ये कमी रही। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने टोका टाकी मत करिए, टोका टाकी मत करिए। अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पूरे देश का, बहुत दावे के साथ कह के जा रहा हूं। किसानों को भड़काने का काम ये लोग कर रहे हैं, रास्ते से हटाने का काम किसानों को ये लोग कर रहे हैं। यदि आप किसान के सच्चे हितैषी हैं, हम किसान के साथ हैं, किसान है, किसान जय जवान जय किसान है। आप 10 साल के अंदर कहां गए थे? एमएसपी, आपके एमएसपी देने में आपका रिकॉर्ड ये देख के, जब आपकी सरकारें थी, जब आप क्या एमएसपी देते थे और बीजेपी सरकार थी, जब आप क्या। लास्ट मिनट है, 1 मिनट लास्ट है आपके। अध्यक्ष महोदय, हम सब किसान का भला करना चाहते हैं। आप सबसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अच्छी सलाह देकर किसानों को समझा बुझाकर उनका उद्धार करिए, उनका विकास कराइए, सरकार करना चाहती है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की तरफ आता हूं। खत्म करिए आप। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की तरफ आता हूं, आधा मिनट के अंदर खत्म। मेरे विधानसभा क्षेत्र में यमुना नदी पर पुल बनने की एक घोषणा पिछली बार हुई थी। मैंने मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध किया था, करोड़ों यात्री ब्रिज 84 कोस की यात्रा से वहां से गुजरता है, यमुना नदी पर पुल बनना बड़ा जरूरी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हमारे पूरे क्षेत्र की ये मांग है। दूसरा, गढ़ी गांव है हमारा, गढ़ी गांव के अंदर रेगुलेटर बनाने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगा। उस गांव में रेगुलेटर बना दिया जाता है तो कई गांवों की सिंचाई व्यवस्था वहां से दुरुस्त हो जाएगी। मैं मंत्री जी बैठे हैं यहाँ, हमारे मूलचंद शर्मा जी, उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे नया बस स्टैंड बनाने का प्रस्ताव आपके विचाराधीन है, हसनपुर में नया बस अड्डा बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, इनको अतिशीघ्र करने का काम करें। धन्यवाद। मेरे क्षेत्र में जो ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा है, वो डिप्टी सीएम साहब यहाँ बैठे हैं, उसके लिए विशेष राशि देकर उसे चौड़ीकरण करने का काम करें। मैं आप सबसे धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। बीबी बत्रा जी, मैं सदन से एक राय जानना चाहूंगा, क्योंकि बोलने वाले जो अपने विधायक बहुत ज्यादा हैं, और अगर हम 5-5 मिनट भी दें तो समय काफी लंबा होगा। अगर आपकी राय हो तो आज दूसरी सिटिंग की जा सकती है क्या? कर दीजिए जी, कर दीजिए, करो जी, करो। नहीं, आपकी राय हो तो क्यों जी? करो जी, तो क्यों जी? करो जी, करो। सभी की राय की करो जी, करो। तो ये जो सदन अब की जो बैठक है, ये 2 बजे तक रहेगी और 2 से 3 छुट्टी रहेगी लंच के लिए, और 3 के बाद फिर हम 6-6:30 बजे तक